ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाउल, जिसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं, किसी कारण से अगर आंतों के भीतर अगर मल निकलने वाली जो राह है वो बंद हो जाए और उसके कारण आंतों के अंदर अवरोध होना शुरू हो जाता है, जिसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। कभी कभी ये आंशिक होता है, पार्शियल, और कभी कभी ये कंप्लीट होता है। कभी ये अचानक हो जाता है और कभी ये कुछ दिनों की बीमारी भोगने के बाद में होता है। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर ये धीरे धीरे होता है तो ये फिर क्रॉनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। 14-15 वर्ष से लेकर ये 40 वर्ष की आयु तक अधिकतर पाया जाता है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाउल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वो कितने प्रकार की है, उसके क्या कारण हैं, उसके अंदर क्या क्या पाथवे ले सकते हैं और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उन सारे के बारे में विस्तार से जानेंगे। इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो इंटरसेप्शन या इन्वेजिनेशन के कारण होता है। इसके अंदर आंत एक दूसरे के अंदर घुस जाती है। ये बीमारी साधारणतः 10 वर्ष से छोटी आयु के अंदर अधिकतर होती है। इसके अंदर इंटेस्टाइन का कुछ भाग दूसरी आंत के अंदर घुस जाता है, जिसके कारण मल निकलने की जो प्रतिक्रिया है उसके अंदर बाधा पड़नी शुरू हो जाती है। इसके अलावा वॉल्वुलस ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है। इसके अंदर जैसे रस्सी का जो बट होता है, उस तरह से जो बट अगर इंटेस्टाइन के ऊपर पड़ जाए, उसके कारण अगर ये रुकावट हो जाए तो उसके वॉल्वुलस ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर के कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसके अंदर जो आंत है वो संकोचित हो सकती है, उसका रास्ता संकरा हो सकता है। आंतों के अंदर जख्म हो, उसके बाद में स्ट्रक्चर्स पड़ जाएं, उसके कारण भी कई बार ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जिस स्थान के ऊपर जख्म हो वहाँ की जो आंत है वो पतली पड़ जाती है और फिर जब वो क्योर होती है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर पड़ जाते हैं। आंतों का जो जख्म है, कैंसर है, उसके कारण भी कई बार ट्यूबरकुलोसिस, बाउल के कारण भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। इसके अंदर जो कोलोन है, बड़ी आंत है, और जो रेक्टम है जिसे मलनली भी कहते हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर अधिक पाए जाते हैं। टाइफाइड बुखार के बाद में भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा ट्यूमर भी हो सकते हैं आंतों के आसपास। आंतों के अंदर भी अगर ट्यूमर हो जाएं या ओवरी के अंदर ट्यूमर हो, उसके कारण भी कई बार आंतों के ऊपर दबाव पड़ता है। इसके अलावा आंतों के अंदर कोई एबनॉर्मल सब्सटेंस इन द इंटेस्टाइनल कैनाल के अंदर कुछ अटक जाए, उससे भी आंतें रुक सकती हैं। जैसे बहुत बड़ी कोई मल की गांठ हो या कोई बहुत सारा कीड़ों का गुच्छा हो। वृद्धावस्था के अंदर, बच्चों के अंदर भी अगर भयानक कब्जियत हो या मल रुक रुक कर आता हो, उसके कारण भी कई बार अवरोध होना शुरू हो जाता है। कई बार आंतों के अंदर जो पित्त की पथरी है उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। कई बार बच्चे सिक्के निगल लेते हैं, स्मॉल कॉइन्स अगर वो खा लें या फिर कोई पेंसिल या इस तरह से कोई पदार्थ है वो अगर निगल लिया जाए, उसके कारण, या कभी कभी नकली दांत हैं वो आंत के अंदर फंस जाएं, या कभी आम की गुठली है वो अंदर निगली जाए, या और किसी फल की गुठली है, उसके कारण भी कई बार अवरोध होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आंतों के अंदर स्ट्रेंगुलेशन भी होता है। इसके अंदर जो आंत का एक अंश का जो भाग है वो सट जाता है और उसके अंदर इन्फ्लामेशन होकर वो चिपक जाता है। कई बार पेरिटोनियम की झिल्ली है वो भी इसके अंदर भीतर फट सकती है, उससे भी आंतों के अंदर अवरोध हो सकता है। तो ये सब स्ट्रेंगुलेशन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाउल के क्या सिम्टम्स हैं? अगर ये स्ट्रेंगुलेशन के कारण है तो इसमें हमेशा ही दर्द बना रहेगा, बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ देता है। दर्द है वो पेट के तल वाले हिस्से के अंदर अधिकतर रहता है। पहले तो दबाने से दर्द घटता है पर बाद में फिर वो बढ़ जाता है। इसके अलावा पुराना पेरिटोनाइटिस हो, उसके कारण भी
के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ट्यूमर के कारण प्रायः ये नहीं होता। बीमारी एकाएक ही आक्रमण करती है और अधिकतर ये जवानी की उम्र के अंदर होती है। इंटरसेप्शन के जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर दर्द रुक रुक कर होता है, बीच बीच में बंद भी हो सकता है, फिर भयानक उसको यांत्रणा होती है। ये जो दर्द है स्ट्रेंगुलेशन वाली जगह पर, वहाँ से लेकर नाभि तक भी हो सकता है। आरंभ में दबाने से कम हो जाता है, पर बाद में जैसे जैसे रोग बढ़ता है फिर वो बढ़ता जाता है। इसमें जो है खून मिला हुआ मल निकल सकता है, पेट फूला हुआ रह सकता है। वल्वुलस ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर दर्द की जो प्रकृति है वो धीमी होती है, कभी कभी रुक रुक कर दर्द होता है, कभी नहीं भी होता। दर्द नाभि वाली जगह पर हो सकता है, कई बार वो हार्ट वाली एरिया के अंदर भी मालूम होता है। जो ट्यूमर है वहाँ पर भी ये दर्द मालूम हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाउल दो तरह से हो सकता है, ये एक्यूट है और क्रोनिक है। एक्यूट जो है उसके अंदर उसको दर्द है, वमन होता है, कब्जियत रहती है। ये बीमारी दो तरह से आक्रमण करती है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आया है, पहले पेट के अंदर गड़बड़ी मालूम होती है, बाद में कब्जी हो जाती है और फिर उसके उपसर्ग धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ये बीमारी एकाएक ही आक्रमण कर देती है। पेट में एक तरह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो घूम फिर नहीं सकता। शूल की तरह का दर्द इसके अंदर होता है, दर्द चारों ओर फैल सकता है। इस दर्द के अंदर उसको बेचैनी भी होती है, ऐसा है दर्द होता है। के साथ में उसको वमन हो सकता है, वमन खूब ज़्यादा हो सकता है। कुछ भी खाई चीज़, कोई भी खाई हुई चीज़ हो वो भी वमन के अंदर उल्टी के साथ में बाहर निकल सकती है। भूरे काले रंग की उल्टी हो सकती है इसके अंदर। उसके अंदर मल की तरह की गंध भी आ सकती है। कभी कभी यह वमन है एकदम भी बंद हो सकता है। अवरुद्ध आंतों के भीतर तब तक रहता है जब तक वो अवरुद्ध वाले स्थान के अंदर उसको बहुत ज़्यादा वायु का लक्षण, गड़गड़ की आवाज़ सुनाई देती है। छोटी आंतों के अंदर अगर अवरोध हो जाए तो पेट उसका बहुत ज़्यादा फूल सकता है, और अगर बड़ी आंत के अंदर अवरोध हो तो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। पेट के चारों ओर तनाव रहता है, दर्द बहुत ज़्यादा रहती है, वो हाथ भी नहीं लगा सकता, असहनीय दर्द होती है। इसके अलावा एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर उसको बेचैनी होती है, चेहरा उसका बदरंग हो सकता है, चिंता भरा उसकी चेहरा हो सकता है। नाक के अंदर ठंडी हवा लगती है, समूचा शरीर के अंदर ठंडा पसीना आता है, जीभ इसमें सूख जाती है, फटी हुई होती है, गले की आवाज़ है बैठ सकती है, नाड़ी सूत की तरह पतली हो जाती है और तेज़ चलती है। सांस लेने छोड़ने में भी उसको तेज़ी आती है। शरीर के अंदर ताप बढ़ सकता है, उसको ज्वर हो सकता है। इसके अलावा उसको शॉक भी हो सकता है और उसकी कई बार मृत्यु भी हो सकती है। कभी कभी उसको तंद्रा, बेहोशी भी हो सकती है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर बहुत दिनों से अगर आंत के अंदर कोई अंश फंस गया हो, उसके कारण उसको स्टूल निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, कब्ज उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो, दर्द असहनीय होता है, दर्द कई बार हट जाता है, कई बार फिर दर्द कभी कम हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो के अंदर जब रोग का आक्रमण होता है तो वहाँ पे गड़गड़ की आवाज़, बुट बुट की आवाज़ भी हो सकती है, कई बार जोरों की आवाज़ भी सुनाई देती है, उल्टी हो सकती है, पेट के अंदर असहनीय दर्द होता है। कभी कोलाइटिस के सिम्टम भी इसमें दिखाई देते हैं, पेरिटोनाइटिस के सिम्टम्स भी इसके अंदर आते हैं। जिस स्थान पर स्ट्रिक्चर हो उस जगह का अगर ऊपर मल इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होती है उसको। इसके अलावा कई बार कीड़े हैं वो भी वहाँ पे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर रोगी है वो दुबला पतला होना शुरू हो जाता है, शक्तिहीन होता है, कमज़ोर होता जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाउल को, इसका डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, इसके अंदर कई बार हम लोग रेक्टम के थ्रू या उसकी योनि के थ्रू उंगली डालकर भी देख सकते हैं। अगर वृद्धों के अंदर ये बीमारी हुई है तो गांठ गांठ कर उसका जो कब्जियत वाला स्टूल है वो भी उसको निकाल सकते हैं ताकि उसको कुछ आराम आए, उसको एनीमा दे सकते हैं। स्त्रियों के अंदर डिम्बाशय के कारण
ओवरी के अंदर और कई बार यूट्रस के कारण भी जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वहाँ के ट्यूमर्स भी हम लोग देख सकते हैं। बड़ी आंतों का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर कई बार घोड़े की नाल हॉर्स शू पैटर्न भी दिखाई देता है। सीकम के अंदर या इलाइक जो फोसा है वहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देती है। इसके अंदर जो पेट का आकार है वो लैडर पैटर्न की तरह दिखाई देता है, जैसे कोई सीढ़ी नुमा होता है उस तरह के आकृति इसके अंदर दिखाई देती है। छोटी आंत के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है वो भी इसके अंदर रुक जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाउल को हम लोग अन्य बीमारियों के साथ भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्रभेद कर सकते हैं। इसके अंदर अगर वो स्ट्रेंगुलेशन के कारण हुआ है तो उसके अंदर जो आंतों का अवरोध होता है उसके कारण ही ये होता है। इसके हम लोग आंत उतरना या हर्निया भी कह सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत अधिक भार उठाते हैं, भारी चीज़ उठाने वालों का अंदर कई बार जो पेट है उसकी आंतें हैं रप्चर हो सकती हैं। उसके कारण भी किसी पोर्शन के अंदर अगर स्ट्रेंगुलेशन हो जाए तो फिर ये बीमारी हो सकती है। अंदर पेट के अंदर बहुत असहनीय दर्द होता है, उल्टी उसको आरंभ में शुरू हो जाती है। पहले बहुत परिणाम के अंदर उल्टी आती है, फिर वो धीरे धीरे जो उल्टी है वो कम होती है, उसको बहुत ज़्यादा सुस्ती कमज़ोरी होती है, पेट के ऊपर वह स्पर्श सहन नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा दर्द होती है और कब्जियत के उपसर्ग भी इसमें दिखाई देते हैं। इंटरसेप्शन या इनवेजिनेशन के अंदर इसके अंदर जो आंतों का भीतर का हिस्सा है वो दूसरे अंश के अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे एक के ऊपर एक आंत चढ़ जाती है। ये प्रायः छोटे बच्चों के अंदर अधिक दिखाई देता है। इसके जो लक्षण है, इसके अंदर एकाएक असहनीय दर्द होता है, दर्द बीच बीच में घट भी सकता है, पेट के अंदर ट्यूमर हो उसके कारण भी दर्द होता है, उसको पतले दस्त लग सकते हैं, मल के अंदर आम आ सकता है, रक्त भी आ सकता है। उसके अंदर क्या वो बहुत ज़्यादा कराहता है, शूल वाला दर्द होता है। इसको हम लोग गाल स्टोन के जो कोलिक है उसके साथ भी प्रभेद कर सकते हैं, पर इसके अंदर ये अधिकतर लीवर वाले एरिया के अंदर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसको जॉन्डिस भी होता है, उसको जो उल्टी आती है, वमन आता है, उसके अंदर बाइल भी पित्त भी दिखाई देता है। हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत होती हैं, वो किस हिस्से के अंदर उसको ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो उसके कारण भी उसके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन डिओडेनम के आसपास हुई है या जेजुनम वाले एरिया के अंदर हुई है तो पेट साधारणतः फूल जाता है, पहले उसे उल्टी होती है, शीत आती है, बुखार हो सकता है, शरीर ठंडा पड़ सकता है और उसका पेशाब भी बंद हो सकता है। अगर ये सीकम वाले एरिया के अंदर या इलियम वाले एरिया के अंदर होती है तो इसके अंदर जो नाभि वाला एरिया है वो फूल जाता है, वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है और उल्टी भी होती है। कोलोन वाले एरिया के अंदर या रेक्टम वाले एरिया के अंदर अगर अवरोध होता है तो इसके अंदर जो पेट है वो फूलता है, तकलीफ़ इसके अंदर अपेक्षाकृत कम रहती है और जो पेशाब की तकलीफ़ है वो भी थोड़ी कम ही होती है। अब जो मैं आपको लक्षण बताऊंगा उससे भी पता लग जाता है कि यह अवरोध छोटी आंत के अंदर हुआ है या बड़ी आंत के अंदर हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा वमन हो रहा हो, पेट के अंदर असहनीय यंत्रणा हो रही हो, थोड़ा पेशाब हो और कई दूसरे उपसर्ग हों तो ये अधिकतर छोटे आंत के अंदर इसका अवरोध हुआ है। पर अगर ये बड़ी आंत का अवरोध है तो इसका जो नाभि वाला एरिया है, एपिगैस्ट्रिक रीजन है, वहाँ पर ये परीक्षा करने पर अधिक महसूस होता है। इसके अंदर जो आंतें हैं वो फूली हुई रहती हैं। छोटी आंत का अगर अवरोध है तो फिर उसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर परेशानी अधिक होती है। इस रोगी की गति और प्रोग्नोसिस क्या है? एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर प्रायः 1 सप्ताह के अंदर ही कई बार उसको सकारात्मक रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, और अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो कई बार बहुत दिनों के अंदर उसको बहुत दिनों तक उसको कष्ट भोगना पड़ता है। एक्यूट जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो प्रायः प्राणघातक नहीं होता। दांतों में इसमें मल इकट्ठा हो जाए तो एनीमा आदि देने के कारण जब उसको मल आ जाता है तो उससे कुछ को उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसकी जो चिकित्सा है
और जो पाथ्य हैं उसके अंदर उसको हल्का भोजन दें ताकि जो भी वो खाए वो पच जाए। उसको सागू, बार्ली आदि दे सकते हैं, तरल खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं। ट्रैक्शन ऑफ बाउल को हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा भी इसका उपचार कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्रधान औषधि है वो ओपियम है। इसके अंदर पेट के अंदर बहुत ज़्यादा मल इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको कब्जियत रहती है। जो पखाना है उसको इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। मल बहुत ज़्यादा कड़ा होता है, काला है, गांठ की तरह का होता है, कभी कभी गोल गेंद की तरह का भी होता है। जो मल द्वार है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। इसके अलावा जो प्लम्बम मेडिसिन है उसके अंदर नाभि की जगह पर बहुत ज़्यादा भयानक शूल का दर्द होता है। जो मल है वो मल द्वार से ना होकर कई बार उल्टी के द्वारा मुंह से भी निकल सकता है, जो बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। इसके अंदर जो वमन है वो मल वाली गंध लिए हुए होता है। मल द्वार मानो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गया हो। इलियोसिकल एरिया है वो भी इसके अंदर फूला हुआ रहता है। नक्स वोमिका के अंदर पेट के अंदर बहुत ज़्यादा मरोड़ उठते हैं, ऐंठन का वाला दर्द होता है, पेट के अंदर लगातार दर्द बना रहता है। वो पखाना जाता है, बार बार जाता है, तो भी उसको आराम नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसको फिर से इच्छा होती है कि वो फिर से पखाने पे जाए। कोलोसिंथ के अंदर भी पेट के अंदर बहुत ज़्यादा मरोड़ उठते हैं, ऐंठन होती है, भयंकर शूल वाला दर्द होता है। दर्द इतना होता है कि पेशेंट इसमें आगे की तरफ झुकता है, उसको कुबड़ जैसे कहते हैं, उस तरह के सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं। आगे की तरफ झुकने के कारण कई बार उसके पेट पे दबाव पड़ता है तो उसे थोड़ा सा आराम आता है। बेलाडोना मेडिसिन इसके अंदर जब नाभि के आसपास अवरोध हो, तल पेट फूल जाता है और वहाँ का जो मल है बहुत ज़्यादा अगर सख्त हो जाए, भयंकर दर्द हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो बेलाडोना कार्य करती है। इसके अलावा कुप्रम मैट है। इसके अंदर इस बीमारी के अंदर उसको ऑब्स्ट्रक्शन के साथ में हिचकी भी होती है, शूल का बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अंदर भी जो उल्टी होती है वो मल की हो सकती है, बदबूदार हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन के कारण उसको जो मल है उसको निकलने में भी उसको परेशानी होती है। यहाँ पर जो भी मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही लें। जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा टैली हों तभी इसको लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में इसको सर्कुलेट कीजिएगा। इसी तरह के और ज्ञानवर्धक अगर होम्योपैथिक वीडियोस आप पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन रखें ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।